सिटी ए 10 में आपको खुश आमदीद कहेंगे। स्टूडियोज में मौजूद हमारे मेहमान जो आज के हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ कराऊंगी। जी नाज़रीन, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर तलत नसीर पाशा, वाइस चांसलर हैं वेटनरी यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज। इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ जी, 2009 में बेस्ट टीचर का ये अवार्ड हासिल कर चुके हैं। इसके साथ साथ सिविल अवार्ड सितारा इम्तियाज 2015 में भी हासिल कर चुके हैं। इन्हें शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपके कीमती वक्त के लिए। मसरूफियात आजकल क्या चल रही हैं? बस मसरूफियात एक हम नई यूनिवर्सिटी वेटनरी की हम बहावलपुर में इस्टेब्लिश की है। तो उसका भी मेरे पास एडिशनल चार्ज है, तो उधर एकेडमिक्स जिम्मेदारियां बढ़ गई। हाँ, जिम्मेदारियां वो फैकल्टी हायरिंग, एकेडमिक्स, बैक एंड फोर्थ उधर ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मौसम जैसा कि तब्दीली की तरफ जा रहा है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। खास तौर पे लोग जो हैं जिन्होंने अपने घर में पालतू जानवर रखे होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान नजर आते हैं। अब इनकी हिफाजत कैसे करनी है? कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अपने जानवरों को लेकर सेंसिटिव होते हैं, तो किस तरह से हिफाजत करनी चाहिए मौसम की? देखिए, जैसे हमें वार्म क्लाइमेट चाहिए आजकल, या एनवायरनमेंट चाहिए, इसी तरह जानवरों को भी वार्म चाहिए, नीचे प्रॉपर बेडिंग हो, और उस बेडिंग के ज़रिए और कवर के ज़रिए हम उनको वार्म रखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। जितना उसको एक्सपोज करेंगे कोल्ड में तो वही उनके लिए, जैसे हमें प्रॉब्लम आते हैं ज़ुकाम के और इन्फ्लुएंजा के और दूसरे ये चीज़ें जानवरों में भी आती हैं। तो जो दूसरे पालतू जानवरों के अलावा बड़े जानवर हैं जैसे दूध देने वाले हैं, या उनके लिए भी ये एक्सट्रीम क्लाइमेट जो है वो अच्छा, ये एहतियात हम देखते हैं जिस तरह के आपने बात की, दूध देने वाले जानवर हैं उनके लिए आमतौर पे लोग उस तरह से एहतियात नहीं बरतते जिस तरह हम देखते हैं बिल्लियों की केयर की जाती है या फिर परिंदों की केयर की जाती है। सोचा ही जाता है कि जी इनको ज्यादा सर्दी की शिद्दत जो है वो नहीं, सबको ज़रूरत होती है, भेड़ बकरी को भी, लार्ज एनिमल को भी। तो और ख़ास तौर पे पानी जो हम देते हैं वो भी बहुत ठंडा पानी ना हो, जिस तरह हम पसंद करते हैं कि जी जैसे हमें चाहिए। मैं ये तो नहीं कहता कि उन्हें कॉफ़ी पिलाएं लेकिन बहुत ठंडा पानी ना हो। तो जितनी एहतियात, और फिर बाज़ ये भी हो जाता है कि बहुत क्लोज इन्वायरमेंट होती है, तो वेंटिलेशन भी चाहिए, मिनिमम वेंटिलेशन भी बहुत ज़रूरी है जानवरों को रखने के लिए। और वही अच्छा, अब इसमें सिचुएशन ये है कि जानवर खुद नहीं बता सकते कि अगर उनके साथ कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है या फिर बहुत ज़्यादा आपने उनको अगर हीट में रख दिया है, तो जानवर चूंकि बेजुबान है वो नहीं बता सकता। तो कौन सी ऐसी इंडिकेशंस होती हैं जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ख़ासतौर पर बिल्लियों में? बिल्लियों में देखें, ये ज़्यादातर तो हमने इंडोर ही होता है, इतना इशू नहीं है बिल्लियों का कि उसको आप बेडिंग देंगे और वो करेंगे। अदरवाइज असल मसला है जो आउटडोर के एनिमल्स हैं, लार्ज एनिमल्स हैं, आउटडोर एनिमल्स हैं, इवन डॉग्स हैं। तो वो बेसिकली उनको ज़्यादा थ्रेट है, तो उनको कवर्ड इन्वायरमेंट और वो देना। और अगर बारिश है, जैसे आज भी सुबह सुबह बारिश हुई है, मेरे एरिया में तो हुई है, पता नहीं बाकी लाहौर में हुई कि नहीं, तो उससे भी बचाना बहुत ज़रूरी है। सही सही। अच्छा, बर्ड्स के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी, उनके लिए भी बहुत एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। एग्जैक्टली। तो किस तरह से उसे केजेस वगैरह को कवर कर देना चाहिए। ठीक है। हाँ, लेकिन अगेन कंप्लीट कवर नहीं, उन्हें वेंटिलेशन की भी ज़रूरत है। तो जितना उसमें आप अच्छा, कुछ लोग तो इस कदर टची होते हैं, उन्होंने हीटर वगैरह का प्रॉपर अरेंज किया होता है। हाँ, और केजेस में उनके प्रॉपर इतनी बहुत ज़्यादा हीटर्स की असल ये जो हमारे पालतू जानवर हैं उनकी बेडिंग अगर प्रॉपर हो, वेट ना हो, उसमें उसका एहतियात करनी चाहिए। हीटर शीटर की अगर आप ओपन एनवायरनमेंट में रखते हैं तो फिर तो है, लेकिन अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है। अल्लाह ताला ने इन्हें इतनी वो सलाहियत है कि वो बर्दाश्त कर सकते हैं। सही। अच्छा, मैं वैक्सीनेशन के हवाले से कुछ जानना चाहूंगी। जानवरों की वैक्सीनेशन मौसम तब्दीली के साथ साथ या फिर नॉर्मल रूटीन में भी इस चीज़ का ख्याल रखना? आपने बहुत ही अहम बात की है कि पालतू जानवरों से हमें जितना उसकी एक एस्थेटिक है या उसके एक
अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ उससे बीमारियों का भी खतरा है, ख़ास तौर पे रेबीज़ है, तो इनको प्रॉपर वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। और हमारी यूनिवर्सिटी ये सर्विस प्रोवाइड करती है, हेल्दी एनिमल्स की भी वैक्सीनेशन का हम एक बाकायदा उसका कार्ड बना के देते हैं कि ये वैक्सीनेशन अब की है। फॉर इंस्टेंस जैसे आपने बिल्लियों की बात की है, तो कोई 2 माह की एज के बाद उन्हें पहले हम डिवर्मिंग करते हैं, फिर हफ्ते बाद उन्हें एक वैक्सीनेशन करते हैं, फिर बूस्टर डोज करते हैं, फिर साल बाद करनी होती है। सही। तो ये सारा स्केड्यूल डॉग्स के लिए, कैट्स के लिए, इवन लार्ज एनिमल्स के लिए भी, क्योंकि उनमें अगर हम ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे तो वो ज़्यादा उसमें एक्सपेंसेस भी हैं और उसके नुकसान आते हैं। बेहतर है कि हम उनको क़ुव्वत मुदाफ़त उनमें हो बीमारियों के ख़िलाफ़, और फिर उससे जो हमारा इंटरेक्शन है, हमारी भी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। आपको ये जान के शायद नई बात लगे कि 60% जितनी बीमारियां हैं वो 60% बीमारियां जानवरों से लगती हैं इंसानों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा जो सिस्टम या कल्चर ऐसा है, ये आप शहर की बात करते हैं, देहात में बड़ा क्लोज इंटरेक्शन है किसानों का, फार्मर्स का, एनिमल्स के साथ। तो डे टू डे उनका, ख़वातीन का, उनका इवन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो तो एक ही घर में एक जानवर भी है और इंसान भी है। सही कहा आपने। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पेट लवर्स हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उन्होंने अपने पालतू जानवरों को किस तरह से रखना है, किस तरह से उनकी केयर करनी है, किस किस मौसम में और किस लिहाज से उनके फूड का ख्याल रखना है। इसके लिए क्या कोई आपकी यूनिवर्सिटी ऐसी ट्रेनिंग वगैरह देती है कि अगर आप चाह रहे हैं जानवर रखना तो आप उनके बारे में कुछ जान सकें? यूनिवर्सिटी जी, एक तो हमारा एक पेट सेंटर है, ठीक है, जो 24/7 है। ठीक है, कोई छुट्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और उसमें इतनी ज़्यादा लोग आते हैं पेट्स लेके कि अभी हम उसकी और ज़्यादा एक्सपेंशन कर रहे हैं, काफ़ी उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, और डेली हमारे को 300+ केसेस आते हैं। एक उसमें कैट्स का अलहदा शोबा है, डॉग्स का अलहदा है। अच्छा, ज्यादा केसेस रूटीन में किस जानवर के हवाले से? डॉग्स ज्यादा आते हैं, अच्छा, कैट्स भी हैं, लेकिन बर्ड्स भी आते हैं, अच्छा, लोग लेके आते हैं। तो उसमें पूरी उन्हें ब्रोशर्स बनाए हुए हैं जो उनको फीडिंग के मुतालिक, उनकी वैक्सीनेशन क्या होना चाहिए। और हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, एक हम पेट एनिमल प्रैक्टिस में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी देते हैं। ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स भी ऑन जॉब होते हैं और टीचर्स भी ऑन जॉब होते हैं। और फिर हमारे जो टीचर्स हैं, ना सिर्फ हम उनको बाहर भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए, मिसाल के तौर पे पिछले साल 2018 में हमारे 4 टीचर, एक इंग्लैंड गए 1 माह के लिए, एक कनाडा गए, एक USA गए, एक थाईलैंड गए कि लेटेस्ट क्या पेट प्रैक्टिस में चीज़ें चल रही हैं। सही। वो भी ट्रेनिंग लेके आए। और 4 हमारे जो वेटनेरियन यहाँ के ग्रेजुएट इंटरनेशनली प्रैक्टिस कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका में स्पेशली, उनको हमने बुलाया। सही। उनको बुला के यानी उनके तजुर्बात से भी फायदा उठाया। उनके तजुर्बात से उन्होंने कोई 1 वीक का कोर्स, को 2 वीक का, ये हम अपने स्टूडेंट्स और फैकल्टी के लिए करते हैं। आगे फिर वो सारा नॉलेज जो है वो सबको डिसेमिनेट करते हैं। सही। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे सेशंस जहां पर आप बताते हो पेट्स के बारे में कि ये सिम्टम्स हो, ये चीज़ें हैं जो आप जानवरों की साइकी को समझने में आपके लिए आसानी ला सकते हैं। एक तो बड़े रेगुलरली डॉग शो, पेट शो होते हैं, बिल्कुल, जिसमें हेल्दी डॉग्स और लोग हेल्दी पेट्स लेके आते हैं। दैट इज़ द प्लेस के उधर ये सारे एजुकेशनल जो सेशंस हैं वो अरेंज किए जाते हैं। ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपसे जानना चाहूँगी, फॉर्म्स में जानवरों की हिफाजत किस तरह से की जाती है? बहुत बड़ी तादाद में जानवर होते हैं, फिर मुश्किल भी हो जाता है कि आपने तमाम जानवरों की हिफाजत करनी। उसमें भी मौसम के लिहाज से चीज़ें जो है वो मैनेज करनी पड़ती हैं। अगर गर्मियों का मौसम है तो हम उसमें फॉगिंग भी करते हैं, उसमें कूल एयर भी देते हैं, और पानी ताज़ा जानवर को फीड के साथ ऐसा पानी कि हर वक्त अवेलेबल हो जब उसका दिल करे गर्मियों में। और सर्दियों में भी ऐसे कि पानी ज़्यादा ठंडा ना हो। और उनका भी एक प्रॉपर वैक्सीनेशन स्केड्यूल है।
सही। और दो तीन ख़ास बीमारियां हैं बड़े जानवरों की, जिसमें फुट एंड माउथ है एक, और हेमरेजिक सेप्टिसीमिया है जिसे हम गालगोटू हम कहते हैं। तो इनकी बाकायदा वैक्सीनेशन स्केड्यूल है, साल में 2 दफ़ा वैक्सीन होती हैं। तो अगर वैक्सीन्स हैं और ये किया उसको प्रॉपर हाउसिंग और प्रॉपर मैनेजमेंट की है, तो एनिमल अपने जेनेटिक पोटेंशियल के मुताबिक वो दूध भी ज़्यादा देगा, उसकी बढ़ोतरी गोश्त के लिए भी बेहतर होगी। यहाँ से मुझे याद आया कि अक्सर कहा जाता है कि गाय भैंसों को टीके लगाए जाते हैं, दूध ज़्यादा दिए जाएं, तो इसके क्या कोई नुकसानात भी होते हैं? अच्छा, ये बड़ा अच्छी आपने बात की कि ये एक मेल प्रैक्टिस चल रही थी हार्मोन्स की, और ये 2 साल पहले हाई कोर्ट ने इसका नोटिस लिया, और वो जो हार्मोन पाकिस्तान में दूध बढ़ाने के लिए यूज़ हो रहा था उस पर बिल्कुल पाबंदी लगी। पहले हाई कोर्ट ने लगाई और उसके बाद सिंध में वो फिर भी सेल हो रहा था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया और अब सारे पाकिस्तान में वो जो हार्मोन्स हैं उनकी इंपोर्ट, उनकी सेल टोटली बैन है। सही। तो अब वो ऐसी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं चल रही। अब उसका नुकसान एनिमल के साथ भी था कि उसकी पोटेंशियल से ज़्यादा हम आप प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, तो हार्मोन्स के इफेक्ट ऑब्वियसली अगर वो दूध में आते हैं तो वो हेल्थ के लिए भी बेहतर नहीं। सही। तो इसके लिए आपकी यूनिवर्सिटी लेवल पर स्टूडेंट्स को कुछ ऐसा सिखाया जा रहा है कि आगे जाकर अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनका हल किस तरह से निकाला जा सकता है? देखिए, हमारे यूनिवर्सिटी में हम सारे प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स, उनकी टीचिंग जिस पार्ट ऑफ करिकुलम है। सही। उसमें मैनेजमेंट है, उसकी डिजीज़ कंट्रोल है, उसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। आगे फिर जैसे दूध है तो डेयरी टेक्नोलॉजी का एक पूरा डिग्री प्रोग्राम है। मीट है तो मीट की प्रोडक्ट्स का पूरा है। पोल्ट्री की एक अलग डिग्री है। तो अभी मैं बताता चलूँ कि 79 डिग्री प्रोग्राम हम ऑफर कर रहे हैं। अच्छा। जिसमें 23 पीएचडी प्रोग्राम है, 32 जो है वो एमफिल प्रोग्राम है और बाकी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। सही। तो ये सारे प्रोग्राम वेटनरी एनिमल साइंसेज से रिलेटेड हैं, जैसे अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है, एनवायरमेंटल साइंसेज है, फिर उसकी। अच्छा, आप क्या समझते हैं वो स्टूडेंट्स जो ये तालीम हासिल कर रहे हैं उनको प्रैक्टिकल भी साथ साथ करना कितना जरूरी और कितना हेल्पफुल होता है? क्योंकि अगर आप सिर्फ बुक्स पढ़ी जा रही हैं और आप अपनी मुतल्लिका फील्ड में जाकर आप देख नहीं रहे हैं, ऑब्वियसली आप उस तरह से जानवरों की साइकी भी नहीं समझ पाएंगे, उनकी इश्यूज क्या हैं, उनकी चीजें क्या हैं, वो भी आप उस तरह से देखें। ये हमारा तो बिल्कुल अप्लाइड सब्जेक्ट है। सही। हमारे जो डीवीएम स्टूडेंट हैं वो 3 साल लाहौर में होते हैं। ठीक है। लाहौर में हमारे पेट क्लिनिक हैं, दूसरे क्लिनिक है, इधर से वो उनकी लर्निंग होती है। लेकिन यहाँ हम लार्ज एनिमल फार्म्स नहीं बना सकते। फिर हमारा कैंपस है 1 घंटे की ड्राइव पे पत्तोकी में। सही। वो 1200 एकड़ ज़मीन है और उधर हमारा पोल्ट्री का कंप्लीट सेटअप है। पोल्ट्री ब्रीडिंग फार्म है, ब्रॉयलर फार्म है, लेयर फार्म है, हैचरी है, फीड मिल है। अच्छा। तो ये स्टूडेंट 1.5 ईयर उस फार्म पे, उस कैंपस पे, ये इनका रेजिडेंशियल कैंपस और है। हर स्टूडेंट के लिए हर स्टूडेंट के लिए उधर 24 आवर रहना। ठीक है। और उनकी राउंड द क्लॉक ये ड्यूटीज लगती हैं। सिमिलरली उधर हमारा डेयरी का सेटअप है जिसमें होस्टिंस काउज हैं, साहिवाल काउज हैं, नीली रावी बफलोज हैं, वाइल्ड लाइफ का सेटअप है, फिशरीज का। स्टूडेंट्स के अलावा भी कुछ लोग जो शौकीन हैं, जो इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, विजिट कर सकते हैं क्या? विजिट भी कर सकते हैं। हम जो फार्मर्स के लिए ट्रेनिंग कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। अच्छा। 5 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 2 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और वो भी फार्मर्स जो हैं वो उधर उनके लिए रेजिडेंशियल फैसिलिटी है कि वो उधर आके सारे पाकिस्तान से फार्मर्स आते हैं। अच्छा। उधर वो उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स बने हुए हैं कि किसी ने न्यूट्रिशन पे, उनकी खुराक पे ट्रेनिंग लेनी है, उनकी ब्रीडिंग पे ट्रेनिंग लेनी है। ऑब्वियसली हर कोई अपने आइडियाज भी शेयर करता होगा, नई नई चीजें भी सामने आती होंगी। तो और वो एक पूरा सेटअप है। और उसके साथ साथ एक हम स्टूडेंट्स के लिए ये लकीली ये फैसिलिटी हमारी यूनिवर्सिटी में तो है, लेकिन हर जगह ये नहीं है। फिर हम स्टूडेंट्स के लिए पाकिस्तान के जितने वेटनरी स्कूल हैं
वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए 1 माह की इंटर्नशिप हम यहाँ ऑफर करते हैं। अच्छा। और वो पेड इंटर्नशिप है, उन्हें हम पे भी करते हैं। सही। और लेकिन वो 24 आवर उधर उनका स्टे होता करना है, बहुत जरूरी है। ठीक है। और फिर वो फार्म प्रैक्टिसेस सारी वो लर्न करते हैं। सही। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। ब्रेक के बाद हम फिर प्रोग्राम में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। स्टूडियोज में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद है, प्रोफेसर डॉक्टर तल्लत नसीर पाशा साहब। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। प्रोफेसर साहब, जैसे कि मौसम चल रहा है सर्दियों का, और अंडों का इस्तेमाल कहा जाता है कि जी बढ़ा देना चाहिए। खास तौर पर बहुत ज़्यादा ये भी सुना जाता है कि छोटे बच्चों को अगर दूध में अंडा, देसी अंडा डालकर आप दे रहे हैं तो वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, अंडा गर्मी हो या सर्दी, अंडा एक बहुत ही अफादियत अपनी इसकी अफादियत है। और आगे बात आ गई कि देसी अंडा या वलैती अंडा, अंडा वही अच्छा है जिसका साइज बड़ा है। सही। इसमें उसकी न्यूट्रिशन में अच्छा बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। ठीक। देखो, अंडा एक ऐसी चीज है जहाँ से एक लाइफ जनरेट होती है। बिल्कुल। और वहाँ ये ऐसा नहीं है कि मुर्गी जो देसी अंडा है, देसी मुर्गी है वो ज्यादा न्यूट्रिशियस अंडा देती है या वलैती। अच्छा, यानी फिर ये एक मिसकंसेप्शन है, ये जो एक मिथ है। हाँ। और दूसरी बात ये है कि मुर्गी अंडा देना बंद कर देती है, ये नहीं होता कि उसमें कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट वाला अंडा दे। अच्छा, और सेम फिर ये कहा जाता है कि देसी मुर्गी का गोश्त जो है उसकी ज्यादा अफादियत है, ऐसा भी कुछ ऐसा बिल्कुल कोई, ये जो ब्रॉयलर है ये इसी मुर्गी से सिलेक्शन करके जिसमें ग्रोथ ज्यादा थी वो यहाँ तक पहुंचा है। अच्छा। और इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल में बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। अच्छा। ना ब्रॉयलर में ना उसमें, उसकी टेंडरनेस में, उसकी, क्योंकि वो ज्यादा देर से तैयार होती है, वो फर्क हो सकता है। जो न्यूट्रिएंट है उसमें कोई फर्क नहीं है। सही। ये एक खामखा की एक। अच्छा, डॉक्टर्स भी हमने ये कहते सुने हैं, बड़े बूढ़े भी ये कहते हैं कि देसी मुर्गी की यखनी इस्तेमाल करनी चाहिए। पूरी आपको अथॉरिटी के साथ, क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट है। बिल्कुल। और इसमें इसके न्यूट्रिशनल प्रोफाइल में बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। उसकी ग्रोथ फास्ट होती है उसके जेनेटिक पोटेंशियल की वजह से। सही। अक्सर वो देखा जाता है ना कि अगर चेस्ट इन्फेक्शन है, कोई मसला है, तो कहा जाता है जिससे देसी मुर्गी की यखनी दे दें, वो बात इसके लिए है। देसी मुर्गी और ब्रॉयलर मुर्गी की यखनी की वैल्यू एक जैसी है। सही। उसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल एक जैसा है। सही। उसके गोश्त की जो टेंडरनेस में फर्क हो सकता है, वो सॉफ्ट है, वो थोड़ी हार्ड है, उसके मसल्स की डेवलपमेंट में टाइम ज्यादा लगा है। सही। अदरवाइज इसके न्यूट्रिशन में कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन प्रोफेसर साहब, ये भी सुना जाता है ब्रॉयलर गोश्त से बहुत ज्यादा जो है वो लोग कहते हैं जी ये नहीं खाना चाहिए, इसका फला नुकसान हो जाता है, फला नुकसान हो जाता है। देखें, एक चीज मैं आपको वाजे करता चलूं कि जो ब्रॉयलर हम खाते हैं, ये पाकिस्तान, ये दुनिया में 4-5 कंपनीज हैं जिनकी ये रिसर्च के बाद, ये सारे सिलेक्शन के बाद ये प्रोडक्ट्स लेके आए। हम कुछ 6-7 किलो पर पर्सन पर ईयर ब्रॉयलर खाते हैं। एडवांस कंट्रीज में यही ब्रॉयलर को 45 kg के करीब पर पर्सन खाता है। अच्छा। तो अगर अच्छा, खुदा ना खास्ता वो कोई मसाइल हो तो उन्हें ज्यादा होने चाहिए जो ज्यादा ब्रॉयलर जिनकी इनटेक है। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बड़ा ही एक इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ प्रोटीन है। आज भी आप देखेंगे तो 170 रुपए ब्रॉयलर मीट अवेलेबल है। और इसके पीछे जो है वो पूरी एक साइंस है, पूरा एक सिस्टम है और पूरी एक इंडस्ट्री है। खुदा ना खास्ता कोई साइंस इंडस्ट्री कोई गलत काम नहीं कर सकती। बिल्कुल सही कहा। जो हेल्थ के लिए ठीक ना हो, जो इसमें कोई ऐसी, ये सारे मिसकंसेप्शन है। और कि जी आप देसी खाएं, वलायती खाएं, इसमें बिल्कुल। दूध की अफादियत के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। सेम यही कहा जाता है कि जी बकरी का दूध बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा है, ऊँटनी का दूध बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा है। अगर आप बच्चे को ये दूध देंगे, खालिस दूध हर, लेकिन वो मिलना बहुत मुश्किल है। देखिए, इसमें हमें कोई कंज्यूमर का प्रेशर आना बहुत जरूरी है। यूनिवर्सिटी एक सर्विस देती है कि आप एक दूध का सैंपल हमारे पास ले आए, हम आपको बता देंगे ये खालिस है कि नहीं है। सही। आप जिससे ले रहे हैं उसको कह सकते हैं जी, और हम फ्री ये सर्विस देते हैं। सही। कोई चार्ज नहीं करते। तो उसका ये होगा कि आप जो आप जहाँ से आप दूध ले रहे हैं उनको कहें ये खालिस नहीं है।
अच्छा। तो लेकिन दूध हर उम्र के बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। लेकिन प्रोफेसर साहब, हर आम दूसरा बंदा जो है वो इस चीज़ की पहचान भी नहीं कर सकता कि आया जो दूध वो घर इस्तेमाल कर रहे हैं वो खालिस है या नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ जी कि आप थोड़ा सा तकलीफ करके यूनिवर्सिटी आ जाएं। ठीक है। और दूसरे ये है कि मैं यहाँ ब्रांड्स का नाम नहीं मुनासिब लगता। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके अपने फार्म्स हैं, अपनी कंप्लीट वैल्यू चेन है, सप्लाई चेन है, उनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूध हमने, आपके शायद नॉलेज में होगा कि हम 3 साल से यूनिवर्सिटी में हमने सॉफ्ट ड्रिंक बैन है। और हमारा, जैसे मैंने बताया था, पत्तोकी में हमारा फार्म है, वहाँ से हम दूध अपने फार्म से लेते हैं, उसको पेस्चराइज और फ्लेवर करके बॉटल करके स्टूडेंट्स को कैफेटेरियाज में और हर जगह दूध मुहैया करते हैं कि जी दूध पीना चाहिए। और बच्चियों में भी ये पहले बड़ी रेजिस्टेंस थी कि जी आपने ये सॉफ्ट ड्रिंक क्यों बैन किए। तो फिर हमने उनकी एक सबके बोन मिनरल डेंसिटी की। अच्छा। उन्हें बताया जी कि 23% ऐसे बच्चियां थी जिनके बोन्स में वो कैल्शियम की कमी थी और उससे वो प्रॉब्लम के लिए प्रोन थी। सही। तो ये दूध पीना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये कल्चर अनफॉर्चुनेटली हम सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक इनके पीछे पड़ गए हैं। असल कल्चर वही है, दूध, लस्सी, बिल्कुल। ये चीजें नेचर के करीब हैं और जितना आप नेचर के करीब रहेंगे उतनी आपकी हेल्थ भी बेहतर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। फिर से खुश आमदीद कहेंगे। सर्दी की शिद्दत में नाज़रीन इजाफा होता चला जा रहा है और जब आपने बाहर जाना है, अपने आप को सर्दी की शिद्दत से महफूज रखना है, तो आपने अगर अच्छे कपड़े पहने हैं तो बहुत ज़रूरी है जी आप अच्छा स्वेटर का इंतखाब भी करें। तो इसके लिए बहुत सारे लोग परेशान नज़र आते हैं कि जी अच्छे कपड़े उनके छुप जाएंगे, लेकिन बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। कलर्स कैसे होने चाहिए, स्वेटर किस तरह के होने चाहिए, बहुत सारे फैंसी स्वेटर भी मार्केट में हैं। तो स्वेटर ख़रीदारी के लिए अगर आप जा रहे हैं तो इंतखाब करने के लिए कैसे स्वेटर्स आपको देखने चाहिए, आपकी मुश्किल आज आसान बनाएंगे। स्टूडियोज़ में अभी हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, फैसल जावेद, फैशन क्रिटिक। इनसे जानते हैं कि सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए और फिर अपने फैशन को भी आप डिस्टर्ब ना होने दें, किस तरह के स्वेटर का इंतखाब करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम फैसल, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। फैसल, जैसा मैंने कहा कि सर्दी की शिद्दत से भी आपको बचना है, आपको अच्छे भी लगना है और फिर कलर भी आपने वो डिसाइड करना है जो आपके ऊपर अच्छा लगे। तो स्वेटर खरीदारी के लिए जब आप जा रहे हैं तो क्या क्या चीजें देखनी चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही है, हम हर प्रोग्राम में चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब आउटर वेयर जो आपका है वो बिकॉज आपकी एस्थेटिक सेंस इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आपको हर गारमेंट के साथ हर सिचुएशन के मुताबिक उसको फॉलो करना होता है। पहले एक दौर था कि आपके पास चंद एक रंगों के स्वेटर होते थे, आप मजबूरी में ऊपर पहन लेते थे, अगर आपने कोई अच्छा ड्रेस पहना हो तो आप नीचे पहन लेते थे और आप एक बेहंगम से हजरात या खवातीन बन जाते थे। सो अब ये कि ब्रांड्स और डिज़ाइनर्स जो हैं उनको इस चीज़ की समझ में आ गया है कि अगर आपने किसी फैंसी इवेंट पे भी जाना है फॉर एग्जांपल, तो अगर आपने स्वेटर पहना है, क्योंकि देखिए आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे आपने बोला कि सर्दी की शिद्दत बढ़ती चली जा रही है। सो अब ये हो गया है कि आप स्वेटर जब भी इंतखाब करें, इट डिपेंड्स अपॉन कि आप किस इवेंट के लिए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी डेली कैजुअल रूटीन के लिए जाना है तो आप स्वेटर के अंदर कैजुअल पैटर्न्स जो होते हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उस पर इतना मुश्किल नहीं होता। मसला तब आता है जब आपने किसी फंक्शन पे, सर्दियां हमारे मोस्टली फंक्शन सर्दियों में ही होते हैं, अब लोग आउटडोर एक्टिविटीज प्रेफर कर रहे होते हैं, डिनर्स आपके यहाँ रात को हो रही है, बिल्कुल बिकॉज यू एंजॉय द होल बारबेक्यू या जो भी आपके फेस्टिविटीज हो रही हैं। तो उसमें एक चीज का ध्यान रखें कि अब एक तो स्वेटर का इंतखाब करते हैं, प्लीज फिटिंग का बहुत ध्यान रखें। सही। अमूमन लोगों के ज़हन में होता है कि नीचे हमने कपड़े ही पहनने तो फिर से खुला सा स्वेटर ले लेते हैं। दिस इज रॉन्ग। अगर तो आप स्वेटर को एज अ गारमेंट ट्रीट कर रहे हैं और आपने उसी को मेन फोकस रखना है, तो मेक श्योर करें कि वो आपके जो भी आपने ड्रेस पहना हुआ है उसके मुताबिक फिटिंग के अंदर आपका होना चाहिए। या अगर आपने स्वेटर के ऊपर जैकेट भी पहनी है मिसाल के तौर पे, अक्सर आदमी बहुत कम एक्सपेरिमेंट करते हैं स्वेटर्स के साथ, उन्हें कोट या ब्लेजर या जैकेट के नीचे पहनना होता है तो वो फिर अक्सर स्टफ हुए लग रहे होते हैं, तो उस चीज को अवॉइड करें, फिटिंग को जरूर। अच्छा, स्वेटर में कट्स भी आ गए हैं बहुत ज्यादा जो हम देख रहे हैं, डिफरेंट कट्स में आपको स्वेटर मिल रहे हैं, तो किस तरह से आप जब डिफरेंट कट्स की तरफ जा रहे हैं तो किन चीजों का ख्याल रखना? अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपने बोला कि लेकिन कट्स इतने ज्यादा स्टाइलाइज्ड हो गए हैं
कि वो जैसे आप एक नॉर्मल गारमेंट या टॉप पहनते हैं ना, वो उसके इक्वलेंट स्टाइलाइज है। आपको फ्लेयर स्लीव्स भी मिल रही हैं, आपको पर्ल्स के साथ एम्बेलिश्ड स्वेटर्स मिल रहे हैं। मींस अगर आपने वो स्वेटर ही पहन लिया तो फिर आपको कोई कमीज शमीज की इतनी टेंशन लेने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। तो उसमें ये जरूर देखें कि अगर आपने ऐसा स्वेटर पहनना है जिसके अंदर कॉलर्स हैं या नेक लाइन में एक्सपेरिमेंटेशन है, स्लीव में ज्यादातर एक्सपेरिमेंटेशन होता है या एम्बेलिशमेंट में एक्सपेरिमेंटेशन है, तो प्लीज मेक श्योर करें कि आप जो दूसरा गारमेंट उसके नीचे लेयर पहन रहे हैं ना, उसको सिंपल रखें। बिल्कुल, बिकॉज इट्स नॉट लाइक अ जैकेट कि जैकेट अमूमन क्या होता है कि आप जाते हैं, कोट होता है, आप उतार के साइड पे रख देते हैं। स्वेटर आप जाके उतार के साइड पे नहीं रखेंगे, वो आपने पहन के रखना है। तो अपने निचली लेयर को सिंप्लीफाइड रखें। सही। अच्छा, इसके साथ साथ फैसल आपने देखा होगा मार्केट में फ्रिल्स में बहुत ज्यादा आपके स्वेटर अवेलेबल हैं, तो वो अक्सर हम देखते हैं कि आप इवेंट के लिहाज से परेशान हो जाते हैं कि बहुत ज्यादा फ्रिल ओवर तो नहीं लगेगा, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल परफेक्ट ट्रेंड आपने मेंशन किया है। फ्रिल्स बहुत ज्यादा इन हो रही हैं, इंटरनेशनली भी लोकली भी। और फ्रिल एक ऐसा फेमिनिन और डेलिकेट एलिमेंट है डिजाइन के अंदर जो या तो बहुत खूबसूरत लग सकता है या बहुत बुरा लग सकता है। बुरा क्यों लग सकता है? अच्छा, उसके साथ चीजें मैनेज करना बहुत ज्यादा, कुछ लोगों ने उसके साथ स्कार्फ लिए हैं, कुछ लोगों ने उसके साथ बाल खुले छोड़ के उस फ्रिल का बेड़ा गर्क करके रख दिया, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्रिल की लोकेशन क्या है आपके स्वेटर के ऊपर। अगर आपके गले पे फ्रिल आ रही है तो प्लीज मेक श्योर करें कि आपकी अगर गर्दन लंबी है तो इस तरह का स्वेटर पहनें। अगर आपकी गर्दन थोड़ी छोटी है तो अगर आप इतना स्टफ हुआ फ्रिल पहन लेंगे तो होगा क्या कि आप फंसे हुए लगेंगे, आपका गर्दन नजर ही नहीं आएगा। बिल्कुल, ठीक है। सेकेंडली, अगर आपकी फ्रिल जो पेपलम की शक्ल में है, जो वेस्ट से नीचे आ रही है, तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखें कि कितनी लंबी है। ये ना कि अब छोटी सी बच्ची लगे फ्रॉक की तरह की आपने पहन लिए पेपलम, वो कहीं ना पूरी लेंथ पे जा रही है ना आधी लेंथ पे जा रही है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लोग क्या होता है, लोग जैसे इंस्टाग्राम पे जाते हैं, हर किसी सेलिब्रिटी ने पहने हुए हैं फ्रिल वाले स्वेटर्स और आप अंधाधुंध खरीद लेते हैं। नेवर डू दैट। आप हमेशा जब भी स्वेटर कट्स में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्लीज ट्राई रूम में पहन के चेक करके उसके बाद खरीदें, रैंडमली मत परचेज करें। प्लस एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत एसिमेट्रिकल रफल्स भी बड़े इन हुए हैं। एक साइड पे बहुत ज्यादा फ्रिल है, एक साइड पे है ही नहीं। अब अगर आपने इस तरह का स्वेटर फॉर एग्जांपल कैरी करना है तो प्लीज मेक श्योर करें कि जिस साइड पे आपका फ्लेयर आ रहा है, आप अपने बाल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रखें। ठीक है। हमने लास्ट में सारीज में भी ये डिस्कस किया था कि आप अपनी बॉडी को ज्योमेट्रिकली ऑब्जर्व किया करें। सही। क्योंकि हम जो भी गारमेंट पहनते हैं वो हमारी बॉडी को विजुअली एंड फिजिकली डिवाइड कर रहा होता है। सो वो आपको देख के ना अंदाजा हो जाता है कि अगर आपने एक एसिमेट्रिकल रफल पहने, आपने उसी बाजू पे बड़ी सारी घड़ी भी पहन ली, फिर आपने कहा कि मैंने इयररिंग भी पहनने इसी साइड पे प्रोमिनेंट हो, अपनी तरफ से तो आप सीधे खड़े हुए हैं, लेकिन देखने वाले को लग रहा है कि आप ना एक साइड पर टेढ़ी होती जा रही हैं। सो इट्स जस्ट अ विजुअल इल्यूजन। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि बैलेंस अपना जरूर मेंटेन रखें। सही। अच्छा फैसल, श्रग में भी आपको कुछ ऐसे स्वेटर्स वाली वो लुक मिल रही है, तो वो आप नॉर्मली वेयर कर सकते हैं ऑफिस के लिए? कॉलेजेस में आप देखते हैं ज्यादा लड़कियों ने पहने होते हैं। यस, श्रग बेसिकली एक सबसे जो इसको बोलते हैं ना कंफर्टेबल स्वेटर की वर्जन होती है। क्यों? एक तो ये वो खुला होता है, हर किस्म की फिजिक को इजीली मैनेज हो जाता है। प्लस ब्रांड्स में जब जाते हैं तो श्रग्स अमूमन फ्री साइज के होते हैं, उसमें स्मॉल मीडियम लार्ज नहीं होता, वो आप किसी भी फिजिक के यू कैन कैरी इट ऑफ। बट उसमें ये जरूर ध्यान रखें, एक तो ये कि आपने जब भी श्रग पहनना है, फॉर एग्जांपल किसी भी कैजुअल है या फॉर्मल एक्टिविटी जो भी है, उसके नीचे वाले जो गारमेंट है, स्पेशली योर लोअर्स ट्राउजर्स, उनको या तो स्लिम फिट में रखें, स्ट्रेट पैंट्स रखें, सिगरेट रखें, स्लिम फिटिंग में रखें। अगर नीचे भी बेल बॉटम या फ्लेयर्ड क्यूलॉट टाइप ट्राउजर पहना हुआ है, उसके ऊपर आपने एक खुला सा श्रग पहना हुआ है, तो आप बहुत ज्यादा उसमें गुम हुए लगते हैं। बिल्कुल। सो अपनी जो प्रोपोर्शनेट है ना उसका ध्यान जरूर रखें। अगर स्किनी जीन्स पहनी हुई है, उसके ऊपर आपने एक अच्छी सी टी शर्ट या स्वेट शर्ट पहनी हुई है, ऊपर आपने श्रग लिया हुआ है, वो चाहे जितना मर्जी खुला क्यों ना हो, वो दिखने में अच्छा ही लगेगा। प्लस ये है कि श्रग जब भी आप पहने, कोशिश करें कि आप वोवन शर्ट्स जो होती हैं उनके ऊपर ना पहने। सही। टी शर्ट्स जर्सी बेस्ड जितना भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर श्रग कैरी करें, क्योंकि अगर आप सिल्क की शर्ट पहन रहे हैं नीचे या शिफॉन की शर्ट पहन रहे हैं, उसके ऊपर श्रग पहन रहे हैं, नीचे वाला जो लेयर होती है ना वो चुड़मुड़ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि दोनों की जो कंस्ट्रक्शन है फैब्रिकेशन की वो डिफरेंट है, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। सो लेकिन अगर आपने जर्सी की कोई टॉप पहनी हुई है, उसके ऊपर आपने श्रग पहन दिया, देन इट स्टिक्स टू ईच अदर, वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, और वो आपको कोई भी आप उलझन का शिकार नहीं लगते उसके। अच्छा फैसल, हमने देखा बहुत ज्यादा लॉन्ग स्वेटर्स भी चले, बहुत ज्यादा शॉर्ट भी चले, अब सब चीजें मिक्स चल रही हैं, तो जब आप स्वेटर लेने जा रहे हैं तो किस चीज का आपको ख्याल रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर हाइट, योर बॉडी फिजिक, क्या चीजें देखनी चाहिए? लेकिन ये तो हम इतनी दफा रिपीट करते हैं ना एक बात कि बॉडी यू मस्ट कीप इन माइंड।
आप उनकी क्या फिजिक है, आपकी क्या हाइट है, ये जरूर जहन में रखें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट टाइम बड़े लंबे स्वेटर्स चले हुए थे जो कि बेसिकली आपकी नी लेंथ मिड थाई क्रॉस कर रहे थे। अब अगर आपकी हाइट छोटी है, आपने वो पहन लिया तो फिर नीचे खाली जूते ही पहनने, आप तो कवर हो गए पूरे के पूरे उसके अंदर। ठीक है ना, तो वो देखने वाले को अजीब सा कोई पपेट लगेंगे आप उसके अंदर। तो इस चीज को जरूर माइंड में रखें। प्लस एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, इट्स नॉट अबाउट फैशन, इट्स अबाउट हाउ यू कैरी इट। आपने अगर दिल चाह रहा है बहुत ज्यादा पहनने को, इस तरह का खुला सारा वॉल्यूम वाला स्वेटर, आप उसको एक्सेसराइज कर सकते हैं विद अ बेल्ट। आप वेस्ट के ऊपर एक बेल्ट उसके अंदर बांध सकते हो, सिंच कर देगी उसको, आपकी बॉडी की शेप प्रोमिनेंट हो जाएगी। फिर आप स्किनी है या कर्वेशियस फ्रेम है, ये जैसा भी आपका फिगर है, वो एनहांस हो जाएगा और अच्छा दिखेगा। या कई दफा ये होता है कि आप बहुत ज्यादा पतले और लंबी खवातीन होती हैं, बहुत लड़कियां कॉन्शियस हो जाती हैं कि हम स्वेटर पहनेंगे तो हम अजीब से ना लगे। या कई लोगों को ये वाला भी एक मिसकंसेप्शन होता है कि स्वेटर पहन के ना थोड़ा मैस्कुलिन लुक आ जाती है, थोड़ा चौड़े चौड़े लगने लग जाते हैं। सो उसके लिए अब आप अगर आपने ऐसा स्वेटर पहना है, गो फॉर समथिंग जिसपे डेलिकेट एम्बेलिशमेंट हो, मे बी सीक्वेंस थोड़े से लगे हुए हो, कहीं पर्ल लगे हुए हो या कोई ब्रोच लगा हुआ हो। वो आपकी जो स्क्वायरिश स्वेटर की शक्ल सिलवट है ना, उसमें एकदम फेमिनिन एलिमेंट ऐड कर देगा। सो आपका ट्रेंड भी कवर हो जाएगा और आपका जो डाउट है वो भी, और ऑब्वियसली जो सर्दी की शिद्दत है उससे भी बचा जाएगा। फैसल बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, फैसल हमारे साथ मौजूद थे और स्वेटर के हवाले से ट्रेंड्स तो उन्होंने बताए। ऑब्वियसली आप इससे जब भी स्वेटर खरीदारी के लिए जाएं तो भरपूर फायदा उठा सकते हैं। प्रोग्राम के इख्तिताम पे जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कल पूछे गए सवाल का जवाब क्या रहा, आपकी राय क्या रही, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो कल हमने सवाल आपसे ये पूछा था कि बसंत बहार आने वाली है, आ चुकी है, तैयारी आपने क्या मुकम्मल कर ली है। तो 65% लोग हैं जो कि एक्साइटेड नजर आए, जिन्होंने ये कहा कि जी हाँ उन्होंने तैयारी मुकम्मल कर ली है, और 35% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि नहीं जी उन्होंने अभी तैयारी नहीं की है। तो खैर आप भी तैयारी कीजिए, बसंत एक अच्छा फेस्टिवल है और इससे भरपूर जो है वो आपको भी इंजॉय करना चाहिए, इससे भरपूर आपको भी फायदा उठाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ बात फिर वही हम करेंगे कि महफूज बसंत। फिर आज का सवाल जो हमने पूछा वो भी मैं एक दफा आपके साथ रिपीट करती चलूं। आज हमने ये सवाल पूछा था जी कि लाहौर में मैसर सरकारी लेवल पर जो मेडिकल सहूलियात हैं, आया आप उससे मुतमईन हैं या नहीं? हाँ या ना में आप अपने सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, सिटी 10 के फेसबुक पेज पे जाके आप बता सकते हैं कि आया आप इन सहूलियात से मुतमईन हैं या नहीं। सरकारी लेवल पर मेडिकल की जो सहूलियात दी जा रही हैं हमारे अस्पतालों में, उससे आप मुतमईन हैं, आपको बेहतर लगती हैं, क्या बेहतरी होनी चाहिए या नहीं? हाँ ना में आप जवाब दीजिए। इसका जवाब जो है कल कितने % लोग इससे मुतमईन हैं, जरूर आपके साथ शेयर करेंगे हम। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।